इस लेक्चर में हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कितनी होती है? वाइटल कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय मोस्ट फोर्सेबल एक्सपिरेशन आफ्टर अ डीपेस्ट इंस्पिरेशन। मतलब लंबी सांस लेने के बाद, खूब तेज, मतलब बहुत ज्यादा लंबी सांस लेने के बाद जब हम बहुत प्रेशर से क्या करते हैं, एयर को रिलीज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी लंग की क्या होती है? जब टाइडल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीबी, आईआरबी, ईआरबी, इन तीनों को कैलकुलेट करके जो निकलता है, जो आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। टीबी कितना होता है? 500 ml और आईआरबी कितना होता है? 3000 ml और ईआरबी कितना होता है? ईआरबी होता है 1000 ml। अब इन तीनों को जब कैलकुलेट करते हैं तब कितना आता है? 4500 ml। तो ये क्या आ गया? वाइटल कैपेसिटी आ गया। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद वाइटल कैपेसिटी निकल के आती है। सो करेक्ट आंसर इज ए। गया है और क्या पूछा गया है? एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितना होगा और टिश्यू का पूछा गया है। एल्बुलाई के अंदर CO2 का जो पास एयर प्रेशर होता है वो 40 होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 होता है और टिश्यू के अंदर 45 होता है। क्या क्या होता है? किसका पूछा? एल्बुलाई के अंदर 40, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 0.3 और टिश्यू के अंदर 45। इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। The next question is one hemoglobin carries how many molecule of O2? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कितने मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है? क्या पूछा? ऑक्सीजन का पूछा गया। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2 और तीसरा क्या है 6 और चौथा क्या है 8। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल वो कैरी करता है 4O2। कितना कैरी करता है? 4O2। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? A. The next question is hemoglobin oxygen dissociation curve is। hemoglobin oxygen dissociation curve को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हाइपरबोलिक, दूसरा है सिग्मॉइड, तीसरा है स्ट्रेट और चौथा क्या? कांस्टेंट। ये जो कर्व का फॉर्मेशन होता है उस कर्व को हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? B. The next question is when CO2 concentration in blood increases breathing become। अगर CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तब हमारी ब्रीथिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जैसे आप सपोज करते हैं ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो हमें CO2 प्रोवाइड किया जाता है। तो CO2 जब ज्यादा मिलता है तब क्या होता है? उस कंडीशन में बहुत फास्ट ब्रीथिंग करते। फास्ट ब्रीथिंग क्यों करते? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। हमें क्या करना है? ये जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड दिया गया है इन दोनों को आपस में मैच करना है। इसमें क्या? सबसे पहला लैरिंग्स है। लैरिंग्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? विंड पाइप भी कहा जाता है। फिर क्या है? एल्बुलाई। एल्बुलाई क्या है? एल्बुलाई एक प्रकार का क्या है? एयर सैक है, ठीक है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फिर उसके बाद क्या है? इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या होता है? डिप्थ ऑफ द ग्लॉटिस। तो इपिग्लॉटिस का क्या होगा? ये होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमने मैचिंग की, इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। The next question is air is breathed through। हम किस तरह से एयर की ब्रीथिंग करते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप से, किस तरह से, कौन कौन से पार्ट से हमारा एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहले ट्रैकिया ही आ गया। ट्रैकिया से लंग्स में, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया से क्या जा रहा है? डायरेक्ट लंग्स में चला जा रहा है, ये गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है नोज से लैरिंग्स। ये नोज तो सही है, ठीक है, फिर ये लैरिंग्स में जा रहा, फेरिंग्स में जा रहा, ब्रोंकुलस, एल्बुलाई, लास्ट में ब्रोंक्यूल्स आ रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? नोज, फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, फेरिंग्स, एल्बुलाई, ये भी क्या है? ये भी गलत है। सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा? हमारा सी है। कैसे है? नॉस्ट्रिल से जो है किसमें जा रहा है? फेरिंग्स से।
फेरिंग्स में लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद जो एल्वुलाई में जाता है जहां पे गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती है। तो ये करेक्ट वे है जिससे हम जो है क्या करते हैं, एयर को ब्रीथ करते। सो करेक्ट आंसर इज सी। The next question is about 1500 ml of air left in lungs are called। ये जो वैल्यू दी गई 1500 ml जो है, ये एयर क्या है, हमारे लंग्स में बचा है। जो बचा कुचा एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। जो एयर हमारे लंग्स में बचे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 1 लीटर, दूसरा है 3 लीटर, और तीसरा है 6 लीटर, और चौथा क्या है, 8 लीटर। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 6 लीटर। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन विदाउट एनी एफर्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज कॉल्ड। नॉर्मल रिस्पिरेशन हम जैसे डेली रिस्पिरेशन करते हैं नॉर्मल, लेकिन ये लंबी सांस लेना ये नहीं। नॉर्मल रिस्पिरेशन जब हम कर रहे हैं, ले रहे हैं एयर को, फिर क्या कर रहे हैं, उसे इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है रेसिडुअल वॉल्यूम, दूसरा है रिजर्व वॉल्यूम, और तीसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। तो जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, एयर को इनहेल करें, एक्सहेल करें, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम। कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं अपने पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब ब्रीथिंग रेट को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये जो दिया गया है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है ब्रीथिंग रेट को मेजर करने के लिए, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है हार्ट की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो स्पायरोमीटर, इसी का यूज किया जाता है ब्रीथिंग रेट को मेजर करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन व्हेन ब्लड इज एसिडिक। अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा तब क्या होगा। पहला ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, ये नहीं होगा। फिर दूसरा है रेड ब्लड कॉर्पलेट्स आर फॉर्म्ड इन हायर नंबर, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे बाइंड कर जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। 97% ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है, आरबीसी करता है। बाकी ये जो 3% बचे, इसको कौन करता है, इसको कौन करता है, हमारा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के अंदर जाके डिसॉल्व होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पिरेशन कैन अकर व्हेन। इंस्पिरेशन कब होता है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है एयर को इनहेल करना। प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस, जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ही कम होगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में ऑक्सीजन मींस इनहेल करते, एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये जो 4 फैक्टर दिए गए, हमें ये बताना है इसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। पहला है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ये फैक्टर हो गया। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इससे भी इफेक्टेड होता है। तीसरा है प्रेशर ऑफ गैसेस, इससे भी इफेक्टेड होता है। तो ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, अफेक्टेड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। The next question is the condition which can favor for the formation of oxyhemoglobin। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंडीशन बोलते हैं। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंडीशन कब होगी, जब
पार्शियल प्रेशर O2 का इंक्रीज मतलब इंक्रीज होगा और CO2 का जो है वो डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी जो है वो डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी कंडीशन, जब इस तरह की कंडीशन मिलेगी तभी जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी कोई डिजीज जो लंबे समय तक रहती है और वो धीरे 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 हमारी बॉडी को डैमेज करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज। ऐसा क्रोनिक डिसऑर्डर जिसमें एल्वुलाई की वॉल क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिसकी वजह से हमें ब्रीथ करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट। सिगरेट पीने से ऐसी डिजीज होती है। तो हमें ये बताना है ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि सिगरेट की स्मोकिंग से होता है और वो क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा रेस्पिरेशन सरफेस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं, इम्फाइसीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्फाइसीमा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये एनिमल्स के नाम दिए गए और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम दिए गए। हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मैच करना है। गिल्स के पास ये जो अर्थवर्म होता है इसके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म ब्रीथिंग किससे करता है, अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिशेस का पूछा है, फिशेस के पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स किससे रेस्पिरेशन करते हैं, अपने लंग्स से करते हैं। तो इन सब ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। देन नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला असर्शन दिया गया है, लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। लैरिंक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि किसमें हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन में। ये हमारा असर्शन तो सही है। अब रीजन देखते क्या बता रहा है, इपिग्लॉटिस स्लैब कवर द ग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस किसको कवर करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है, सही है। ड्यूरिंग swallowing एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ताकि ये फूड जो है हमारे लैरिंग्स में ना इंटर कर जाए, उससे ही क्या करता है, इपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है। ये तो सही है, पर यहाँ पे लैरिंग्स के बारे में बात की गई है, साउंड के बारे में बात की गई है, पर यहाँ पे तो अपोजिट बता रहा है बिल्कुल इपिग्लॉटिस के बारे में। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, पर ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। The next assertion is inspiration can occur if the intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. हम ऑक्सीजन को इनहेल कब करेंगे, जब हमारा इंट्रापल्मरी प्रेशर जो होगा वो लेस होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ये असर्शन तो सही है। अब देखते रीजन क्या है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स। इसमें क्या बता रहा है, हम ऑक्सीजन को इनहेल कब करेंगे, जब हमारी डायफ्राम जो होगा वो रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी रिलैक्स पोजीशन पे। तो ये असर्शन तो सही है, बट रीजन हमारा क्या है, गलत है। जब असर्शन सही होता है, रीजन गलत होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। The next assertion is the volume of air a person can expire after normal inspiration is TB plus ERB। जो नॉर्मल पर्सन इंस्पायर मतलब इनहेल करने के बाद नॉर्मल जब हम एक्सेल करते इनहेल करते जो, तो वो कितना होता है, TB plus ERB। ठीक है, असर्शन तो सही है। फिर रीजन क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, जो एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, मतलब ऑक्सीजन को एक्सेल करने के बाद जो बचता है लंग्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वो कितना, ERB प्लस RB। ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। The next assertion is emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall are damaged। emphysema कैसा है, क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वुलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन को जो सरफेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है।
ये असर्शन सही है। रीजन क्या बता रहा है? वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऊपर ही लिखा गया है कि एल्वुलर वॉल डैमेज होती है और यहाँ पे लिखा है कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। रीजन गलत है और असर्शन हमारा सही है। तो जब असर्शन सही रहता है, रीजन गलत रहता है, तो उसके लिए हम सी लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। The next assertion is mammals can breathe and eat at the same times. mammals होते हैं एक ही बार मतलब सेम टाइम में ब्रीथ भी कर सकते हैं और ईट खाना भी खा सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फिर रीजन क्या बता रहा है? मैमल्स हैव निगेटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैमल्स का जो होता है निगेटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग होता है। ये हमारा असर्शन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। The next assertion is smoking make oxygen less available to the body. Smoking क्या करता है? ऑक्सीजन के अमाउंट को हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही लेस कर देता। अब ऐसा कैसे होता है? मतलब ये किसके कारण होता है? In presence of CO, O2 bind less with hemoglobin. कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही लेस हो जाता है। हमारा असर्शन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट।